औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाजरीन, आज तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके कुछ नुकात उन्होंने वाज़े तौर पर बयान किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई के मनसूबा साज़ों और असल घिनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ 60 मुजरिमान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं भी हुई हैं और उसमें वाज़े तौर पर कुछ ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन आया सूरत हाल ये है कि एक जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं का सिलसिला भी जारी है और कहीं ना कहीं पाक फ़ौज भी जो उनके मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत से मुतालबा ये कर रही है कि वाज़े तौर पर जो लोग 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हुकूमत वसी पैमाने पर अपना किरदार अदा करे। आया ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि जहाँ मुज़ाकरात की बात हो रही है वहाँ मुज़ाकरात के मुतअद्दिद नुकात में से एक नुक्ता ये भी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर, और उसके बाद जो जुडिशल कमीशन के बाद मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ लोग मुलव्विस पाए जाते हैं तो उनको सज़ाएँ सुनाई जाएँ। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब और एक नून से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर बट साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। ज़ीशान खानज़ादा साहब, एक जानिब 60 मुजरिमों को सज़ाएं हुई हैं, दूसरी जानिब जो है वो ये तासुर भी दिया जा रहा है कि आप लोगों ने लॉबिंग की है जिसकी वजह से बैरूनी प्रेशर हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? बात यह है कि अब जैसे आपने कहा कि 60 लोगों को, इससे पहले आपने अपने जो बातें की हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपने डिटेल बताई है। हम सबको पता है कि इस मुल्क में अगर 9 मई के हवाले से हों या 26 नवंबर के हवाले से जो हमारी डिमांड्स हैं, उसमें तो एक ही सिंपल सी बात है। अगर शुरू से ये जुडिशल कमीशन जो है, ये हमारा हर चीज़ पे, खान साहब का, पीटीआई का ये एक ही डिमांड है कि अगर वो इलेक्शन के हवाले से हो, वो 9 मई के हवाले से हो, अभी 26 नवंबर के हवाले से हो, आखिर हुकूमत को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाती है ऐसी चीज़ों के ऊपर। बात तो वही है, हुकूमत को एक ही डर है कि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो इनकी हुकूमत जाती है, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है तो वो साफ शफाफ हो जाएगी और अवाम को भी पता लग जाएगा कि असल में इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इनको सबसे बड़ा डर है। और मुझे याद है कि आज से कुछ ही दिन पहले डार साहब ने सेनेट में एक तकरीर में कहा है कि जी हमने अपनी 2013 के टेन्योर में हमने कमीशन बिठाया और हमने बात की, जितने भी इलेक्शंस थे जो कि ये चाहते थे कि सीट्स के ऊपर बात हो, तो इन्होंने बात करके फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद जो है तो फैसला दिया कि जी इसके ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस दफा क्या मसला है, इस दफा वो क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते या कोई कमेटी बिठा के, ताकि इन मामलात का पता चले। ठीक है, नासिर बट साहब भी मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। बट साहब, क्या वजूहात हैं, क्या कबाहत है इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल कमीशन बनाने की? क्योंकि अब तो पाक फ़ौज एक जानिब मुतालबा कर रही है, दूसरी जानिब आप पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और फिर जावेद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट आज आ गया। उन्होंने कहा कि अगर दबाव के अंदर आके बानी पीटीआई को रिहा किया गया तो अवाम उठ खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, ये देखें, 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो वाक़या हुआ जब इन लोगों ने अपनी फोर्सेस पे हमले किए, तो उसके बाद फुटेज आई, सब कुछ आया। कुछ दिनों बाद इमरान खान ने कहा ये तो मैं नहीं जानता कौन लोग हैं, उसने फिर कहा आप मुझे फुटेज बताएं, फिर कहा सीसीटीवी फुटेज आएंगी, मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ, अगर मेरे हुए तो मैं फिर इस बात पे सोचूंगा। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन अगर कहना था ना उस वक्त जो टाइम था, अब तो बंदों को सजा होगी। 25 बंदे एक है जिनको सजा हुई और उन सब की वीडियो फुटेज साथ है कि वो कोर्ट कमांडर के घर जा रहे हैं, उन्होंने सर पे झंडे बांधे हुए पीटीआई के, किसी ने हाथ में उठाया पीटीआई का झंडा। अब 65 लोग जो और जिनको सजा हुई है उसमें देखिए कौन है, वो बानी पीटीआई का भांजा है, जिसने, वो आपको पता है ना, वो लहरा रहा था पैंट को। बात ये है कि आप लोग ये जो है ना इमरान खान न्याजी,
इसका ये काम है कि ये काम कोई भी चीज होती है उसको वक्त पे नहीं करता। आप मुझे बताएं 85 लोगों को सजा होगी, जुडिशियल कमीशन अपनी इस चीज का, ये चीज होती है जब शुरू में कोई वाकया हुआ। मेरा खान का कानून को इजाजत देता है कि आप जिन लोगों को सजा होगी आप उनको जुडिशियल कमीशन के लिए बना लें। बाकी ये है कि 9 मई का वाकया, अपनी फोर्सेस पे हमले करना और उसके बाद 26 नवंबर जो कुछ हुआ, ये एक सियासी जमात का कल्चर नहीं है। अब 2 साल से इमरान खान कहता था मैं तो बात ही नहीं करता, कभी महमूद खान को कहता जी इनसे बात, ये मैंने इनको अथॉरिटी दे दिया। कुछ दिनों बाद वो बेचारे भी घर चले गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान सीरियस नहीं है। अब कमेटी बनी है, अब कमेटी बन गई है। देखें जब पहला दिन था तो सारे लोग नहीं आए, इनकी सिंसियरिटी देखें। अब 2 तारीख है और कल ये जाके मिल भी आए इमरान बानी चेयरमैन इमरान खान न्याजी से, अब बात होगी। लेकिन ये चीज करना 9 मई का जिम्मेदार अगर ये 65 बंदे भी पीटीआई के हैं, 25 बंदे पहले जिनको सजा हुई है वो पीटीआई के हैं, तो फिर ये किसने किया? ये तो मास्टरमाइंड इमरान खान है, ये उसकी तरफ जा रही है बात। अब वो इस चीज को कह रहा है जी कि जुडिशियल कमीशन बनाया। भाई जुडिशियल कमीशन सजा होने के बाद कौन सा जुडिशियल कमीशन बनता है? लेकिन भट्ट साहब फिर मुज़ाकरात भी तो हो रहे हैं ना आप लोगों से, और ये भी बताएं सर कि कोई बैरूनी प्रेशर आ रहा है आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं से कि मामला जो हैं वो दबाए जाएं या फिर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से? ये इनसे पूछे ना जो कहता था एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो कहता हूँ हुकूमत बताए कि बैरूनी दबाव आ रहा है। इसराइल के अखबारों में ये बात आती थी कि इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। तो इमरान खान के लिए दबाव अगर आ रहा है तो हुकूमत को बताना चाहिए। तो इमरान खान ने बाहर हुकूमत के ताला खोलने से, चाबी खोलने से बाहर नहीं आएगा जेल से। जो जराइम इमरान खान ने किया है, 9 मई किया है, 26 नवंबर किया है, तोशा खाना किया है, 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला होने वाला है। ये चीजें जो है इन चीजों को अगर इमरान खान कहता है कि ये मेरे जिम्मे चीजें गलत है, तो जाके अदालत में गवाही, अदालत में जाके बेगुनाही अपनी साबित करें। तो बेगुनाही साबित करेगा। मुज़ाकरात भी जो हो रहे हैं, हम तो चाहते थे मुज़ाकरात हो, तो आपने देखा ना कि इमरान खान के ऊपर बैठा हुआ था आसमान पे। मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये तो हुकूमत ही। चले इसका जवाब ले लेते हैं कि बैरूनी दबाव क्यों आ रहा है, क्योंकि अब जो है इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि बानी की रिहाई के लिए पीटीआई किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। जी ज़ीशान खानज़ादा साहब क्या कहेंगे सर इस पर? आप लोगों ने इतनी मजबूत लॉबिंग की है, इतना प्रेशर आ रहा है बाहर से? देखें जी, इसमें लॉबी की कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात है कि हम कोई बैरूनी मुल्क प्रेशर हम डालना चाह रहे हैं। असल बात ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि जो भी हो रहा है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। और ये मैं दोबारा कहूँगा कि 9 मई से लेके अभी तक जो भी हो रहा है पीटीआई के साथ सियासत का निशाना बना रहे हैं, और साथ में ये जो तशद्दुद कर रहे हैं पीटीआई के लोगों के ऊपर, वो पूरी दुनिया देख रही है। तो अगर उसमें जितने भी फोरम्स हैं, देखें वो ऐसे फोरम्स हैं, अगर वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या यूरोपियन यूनियन के ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हों, तो वो सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि ये इमरान खान के साथ ज़ातियात हो रही हैं और वो बेगुनाह हैं, उनको जेल में नहीं होना चाहिए। तो देखें यही तो असल बात है ना। इस पे क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि जी आप हमारे ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर डालें? ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और अब जिस तरह मैंने कहा ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये किसी ना किसी की तो बात सुने ना। ये आप देखें कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जी ये जो इलेक्शन था ये फ्री एंड फेयर नहीं था और इसमें इंटरफेरेंस की बात हो रही है। और इस तरह से ईयू की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। आप ये देखें कि यूके की तरफ से जो है उनकी हुकूमत की तरफ से, उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी 8 फरवरी इलेक्शंस के बारे में कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं थे। और आप मुझे बताएं, जब ये कहते हैं कि जी 2018 के इलेक्शंस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये भी हमें बता दें कि उसमें क्या ट्रांसपेरेंट नहीं था। हम तो यही कहते हैं आप अगर जुडिशियल कमीशन बनाते हैं तो आप 2018 के इलेक्शन भी सामने रखें, 2013 के भी रखें और 2024 भी रखें। और ये भी देखें कि पूरी दुनिया में बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी 2024 इलेक्शंस के बारे में कह रहे हैं, क्या ये उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स उस टाइम पे भी दी थी? नहीं, उस टाइम पे ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं थी।
तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों में इनको देखना चाहिए। लेकिन खानज़ादा साहब ये भी तो बताएं ना कि अगर किसी मुल्क की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि हम डिक्टेट कर रहे हैं, तो पीटीआई की पोजीशन भी तो वाज़ेह होनी चाहिए कि वो इसकी मजम्मत करेगी या खैर मकदम करेगी। नहीं जी, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी मुल्क की तरफ से कोई डिक्टेशन अगर ये कहते हैं, ये तासुर ये देना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जी पीटीआई जो है तो वो शायद इंटरफेरेंस का जो ये बात हो रही है कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो बिल्कुल भी जी हम इसका कोई ये हम वो नहीं करते हैं। और बात ये है कि अभी जो इस टाइम पे जो मुल्की हालात हैं, इनको इसके ऊपर खान साहब बार-बार यही कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं मुल्क के और इकॉनमी के कि मैं इस मुल्क की इकॉनमी की वजह से तो बैठ के बात करना चाहता हूँ कि ये मसाइल हल हों। और खान साहब ने ये भी कहा है साथ में कि ये मुझे अगर जेल से निकलना हो तो वो ये नहीं कि कोई डील-शील के ज़रिए, वो खान साहब अपने केसेस लड़के और जो है तो कानूनी तौर पे जो है तो इसका मुकाबला करके तो वो जेल से इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। और वो इसीलिए इसके ऊपर उनका बड़ा एतमाद है क्योंकि उनको पता है कि उनके केसेस जो हैं तो वो सियासी हैं और वो असल केसेस नहीं है। और जो अगर आप देख लें नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर अगर कोई केसेस थे और वो कहते हैं कि जी पीटीआई के टाइम पे इनके ऊपर केसेस चले हैं, तो वो हमारे बनाए हुए केसेस नहीं थे। ये भी हम बार-बार कहते हैं। वो तो जिन्होंने बनाए थे उनसे आप पूछें। लेकिन ये है कि वो उस टाइम पे इनके ऊपर केसेस थे और ये मुकाबला नहीं कर सके, इन्होंने डील-शील करके तो मुल्क से भाग गए। चलें नासिर भट्ट साहब आप इसका जवाब दे दें सर, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कहना यही है कि जी अगर आप जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, कानूनी हुकूक जो है वो सलब किए जाएंगे, किसी के साथ जातियात की जाएंगी, तो फिर आलमी इदारे तो शोर मचाएंगे। आलमी इदारे तो लबनान में बच्चों का कत्ल हो रहा है, वहां नहीं शोर मचा रहे हैं। उधर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंसानी जाने जाया कर रहे हैं, वो शहीद कर रहे हैं बच्चों को। बात यह है कि इमरान खान का बयानिया मुझे अमेरिका ने हटाया है। क्या अमेरिका अब इसको ला के तो फिर ये पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से उसके बाद इमरान नियाजी आजाद कराएगा? कोई अपने यू टर्न लेना तो इन पे खत्म है। ये कहते हैं हमने केस नहीं बनाए। 2018 में आपको जो लोग लेके आए आरटीएस बंद करके, आप मुझे बताएं वो फैज हमीद इन्हीं का साथी था ना? वो किधर गया वो साकिब निसार जिसने मियां नवाज शरीफ को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को केस चलाया पनामा का? कुछ नहीं निकला। मुझे बताया कामा किधर से आ गया? वो किधर गया? आसफ शहीद कोसा जो सिस्टियन माफिया कहता था। ये चीजें इन लोगों के सामने आई हैं। जब आप लोगों को जब मुसल्लत किया गया, जिन लोगों ने इमरान नियाजी को मुसल्लत किया, इमरान ने उनको भी नहीं बख्शा। तो उसने बाजा को कहा कि ये जाफर क्या उसको कहते हैं, मीर जाफर मीर सादिक जी, वो क्या कहते हैं उसको, मीर जाफर मीर सादिक, बिल्कुल। और जो ये कहते हैं जी कि इन्होंने, आप मुझे बताएं 2018 की बड़ी अच्छी बात की, तो फिर उसका बना लें कमीशन 2018 का। आपको रिवर्स कराएं कि आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया। फैज हमीद पकड़ा गया ना, फैज हमीद के साथ जितने ताने बाने आके इमरान खान से मिलते हैं। ये जो 9 मई है, भट्ट साहब चले ठीक है, अगर एक तासुर है, चले ठीक है, बयानात से तो लग रहा है कि वाकई कोई प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। हुकूमत की पोजीशन क्या है यहाँ पर कि किस हद तक आप इस प्रेशर को फेस कर सकेंगे? देखें, प्रेशर हमें, हमारा ये इंटरनल मसला, हम किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो मैं बार बार कहता हूँ हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए, तो उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अमेरिका ने वो 5 टेलीफोन किए उस वक्त, उस वक्त सदर थे, ठीक है। लेकिन मियां साहब ने बिल्कुल उनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। इंडिया के 5 मुकाबलों में 6 मुकाबले करके ये साबित किया कि जब आपके अपनी सॉवरेनिटी और अपने मुल्क और अपनी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम करते हैं वो करने चाहिए। मियां साहब ने उसको एब्सोल्युटली नॉट बोला। अब ये माने ना इमरान खान कि ये तो कहता था कि मेरे तो वो अमेरिका ने हटाया है, तो क्या अब अमेरिका से इमदाद मांग रहा है? और ऐसा होगा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और हमें इमरान खान को जेल से बाहर लाएगा। मुझे नहीं पता इमरान खान लोगों को क्या बेवकूफ समझता है। अब बता देगी हमारी हुकूमत के ये जितने, और इसराइल के अखबारों में यही आता था ना कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हमारे तलकात ठीक कराएगा। अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ इमरान ने किया उसकी सजा उसको मिलेगी। हाँ, 9 मई के वाक़े पे पहले दिन माफी मांग लेता। अब जब हर चीज साबित हो गया है,
यही चले गए थे लोग सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त स्टे लेके आ गए थे, वरना तो फैसले पहले हो जाते। और जो फैसले हो चुके हैं, 85 लोगों को सजा हो चुकी है, और आप ये कहते हैं जी उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए। राना सनाउल्लाह को तो आपने कितने 10 किलो हीरोइन डाल के जेल में भेज दिया था, वो क्या था? आपने मुकदमात बनाया, हमारे हर लीडर को आपने जेल में भेजा। वहां उस वक्त तो साकिब निसार जो रजीम थी, वो तो दरखास्तें भी नहीं सुनती थी। वो कोई बात गल का अगर कोई बात हो जाती तो वो साकिब निसार बुला कहता जी मैं तुम्हें 5 साल के नायल कर रहा हूँ। तो भट्ट साहब, पीटीआई क़यादत का तो वाज़े मौक़िफ़ है उसके ऊपर। वो कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब, उनके हवाले से जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने ये सब चीज़ करवाई। उनके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं आप लोग, सर बयान तो दें। मैं बोलता हूँ, अब मेरे कायद ने कहा था लंदन में, जब तकरीर की थी गुजरांवाले में, लोगों ने कहा था बाजवा, फैज तुम जिम्मेदार हो, इंडिविजुअल तुम लोगों ने ये सारा कुछ, आज हम जिस हालत में बैठे हैं उसके जिम्मेदार यही है। फैज अमीन तो आ गया ना, इदारे ने अपना एक फैसला किया कि अपने वो बंदे का एहतसाब कर रहा है, और एहतसाब चलता जा रहा है, उधर जाके इमरान खान से मिलेगा। और इमरान खान को अब ये डर है कि मैं कि मास्टरमाइंड पकड़ा ना जाऊं, ये मेरे ऊपर ये साबित ना हो जाए कि 9 मई मैंने कराया, 26 नवंबर जो हुआ वो भी, वो बुशरा बीबी आई, वो छोड़ के भाग गई। आज आपने सुना ISPR की, उन्होंने कहा ये भाग के चले गए, लोगों को लेके आए डी चौक में। हाई कोर्ट ने मना किया था कि आप डी चौक में नहीं आ सकते। वो आए डी चौक में, बुशरा उनको ले गई, बुशरा बीबी और गंडापुर, और खुद दोनों छोड़ के चले गए, गायब हो गए। ये तो ये लोग हैं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। अब मुज़ाकरात हुए, आप ये देख लें, इनके अगर सिंसियरिटी मुज़ाकरात है तो वो जरूर इनको आप देखें फैसिलिटेट किया गया है। जाके वो मुज़ाकराती टीम इमरान खान से भी मिली है, 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा ये कितना एक सिंसियर है। चले ठीक है, ज़ीशान खानज़ादा साहब आप ज़रा इस पे कमेंट कर दीजिएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहा यह जा रहा है कि 31 जनवरी तक, क्योंकि आपकी क़यादत ये बात कह रही है कि 31 जनवरी तक हम ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुकम्मल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम टॉक शो में बैठते हैं सर, तो ऐसे ही लगता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर भी जो है वो दोनों तरफ से कोई मुत्तफिक दिखाई नहीं देता। क्या वजह है सर? इसका मतलब है फिर शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट सही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं निकलेंगे? देखिए जी, यह आपने बड़ी अच्छी बात की, और हम भी यही चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और इसके असल में जो खान साहब चाहते हैं, और वो कह भी रहे हैं यही बात, कि जो हमारे 2 मुतालिबात हैं, जो आपके प्रोग्राम में शुरू में भी आपने कहा कि वो हमारे पूरे होने चाहिए। अब बात ये है कि इस टाइम पे हुकूमत को ऐसा क्या मसला हो सकता है इन 2 मुतालिबात को पूरा करने में? इससे तो फिर अगर ये पूरा करते हैं, इनको शायद अगर इस बात का डर हो कि खान साहब की सपोर्ट जो है तो वो और भी बढ़ जाएगी, और खान साहब जेल में रह के भी अभी भी हीरो हैं, और फिर जो है तो बिल्कुल ही जो है तो पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि खान साहब ने जेल से ही इस हुकूमत को हरा दिया है। तो ये इनके लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसीलिए शायद ये मुज़ाकरात कामयाब ना होने दें। वरना तो ये 2 मुतालिबात तो ऐसे हैं कि मेरे ख़्याल से इस पे बैठ के ऐसी क्या बातें हो सकती हैं, ये तो बता दें कि जी इसमें जो जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी इन लोगों को जो है तो आप रिहा कर दें। जी जो लोग इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और जिस तरह अभी भट्ट साहब की जो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने डी चौक की बात की, और मैं ये समझता हूँ, देखें ये बात नहीं होनी चाहिए कि पीटीआई के लीडर्स के ऊपर कि जी ये फलाना था और ये नहीं था। हमारे पीटीआई में सारे जो भी हैं, हमें लीडर हमारा एक ही है, और वो है इमरान खान। अब ये जो बाकी गवर्नमेंट वाले हमारे साथी हैं, तो वो ये हर जगह पे कहते हैं कि जी ये लीडर डी चौक पहुंचा था, वो नहीं पहुंचा था, और ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे लीडर जो हैं वो सारे मुत्तफिक हैं, और वो खान साहब के अंडर सारे मुत्तफिक हैं। वो जो भी उनकी तरफ से कोई फैसला आएगा, सारे उसको मानने के लिए तैयार हैं। ठीक तो है। अभी भी अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और खान साहब को ये चीज़ें जो उन्होंने मुतालिबात सामने रखे हैं, जी जी, ये इनको एक्सेप्टेबल होंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मुज़ाकरात आगे भी चलेंगे। ठीक है। बहुत और शुक्रिया इसमें ही सेनेटर मुल्क की ज़ीशान कामयाबी खानज़ादा साहब होगी। तहरीक हो इंसाफ सकता है से कि और इनकी मुस्लिम हुकूमत लीग। ना रहे, लेकिन इसी में जी मुल्क जी, की कामयाबी रहेगी। चले ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब तहरीक मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। आया आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। शेख रशीद साहब भी इस हवाले से
वाज़े तौर पर अपना बयान जारी कर चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन नताइज कुछ नहीं निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है वो आनियाँ और जानियाँ लगी रहेंगी कि पहले यहाँ पे बात होगी, उसके बाद फिर अडियाला जेल जाया जाएगा, वहाँ मशावरत होगी और उसके बाद फिर दोबारा आके बताया जाएगा कि वहाँ से क्या जवाब आया है। इसी सूरत हाल में सारा वक्त गुजर जाएगा। 31 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 31 जनवरी तक कहाँ तक मामलात बैठते हैं ये भी सूरत हाल वाज़े होनी चाहिए कि ऊँट किसी करवट तो बैठे। अगर मुज़ाकरात हैं तो मुज़ाकरात रहें, अगर इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ रहे, लेकिन सूरत हाल अब तक वाज़े नहीं हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी के हवाले से जो है वो मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से इस पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इसके हवाले से भी आज DGISPR ने पॉइंट्स उठाए हैं। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। अगर दरअंदाजी की कोशिशें ख़त्म नहीं की गई तो पाकिस्तान मुँह तोड़ जवाब देता रहेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर बताइएगा कि तो मुसलसल मामला जो है वो चल ही रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों अफ़गान हुकूमत TTP खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम नहीं उठा रही? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज कल सुबह एक मेजर मोहम्मद उवैस नारोवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शहीद हो गए नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। तो उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके ख़ानदान को जो है वो स्ट्रेंथ दे। और ये कॉन्टिन्यूटी है उन चीज़ों की और उस दहशतगर्दी के उन वाक़यात की जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, इवन इफ़ यू गो टू बलूचिस्तान, गो टू बाजोड़, और पाक को पता है पिछले हफ्ते जो है एक पोस्ट पे भी हमला हुआ था जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और 13 जख्मी थे। ये वही चीज, इसकी रेलेवेंस वही है जो आप अपने सवाल में फरमा रहे हैं कि तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो ख़वारिज अफगानिस्तान की हुकूमत जो मुसलमानों की हुकूमत कहती है, हिंदुओं से ज्यादा तो वह भारत से ज्यादा ताल्लुकात है और मुसलमानों के ऊपर इस किस्म की जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, फाइनेंस भी कर रहे हैं, उनको जो है अपने मुल्क में रखा हुआ भी है। और वो हक्कानी नेटवर्क बहादुर ने बारहा ये कहा है कि हमारे बड़े क्लोज ताल्लुकात है और हमको अफगानिस्तान ने रिफ्यूज दी हुई है। वो रिफ्यूज काबुल के अंदर भी है, वो नूरिस्तान में भी है, वो पाकिया में भी है। अब ये जो चीज़ें, और अफगानिस्तान ने ये कमिट भी किया था कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन वो सरजमीन बारहा इस्तेमाल हो रही है। और उसकी एक दो वजूहत, एक वजह है कि अमेरिका ने जो असला छोड़ा था वो अब अफगानियों ने और अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये जो दहशतगर्द तंजीमों हैं इनके हवाले किया है। नेचुरली जब उनके हवाले या असला किया गया है तो वो ये समझते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ गई है और वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को और बाकी अवाम को जो है वो एंगेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उनको एक टैसिट सपोर्ट हासिल है। उस टैसिट सपोर्ट में, उस कोवर्ट सपोर्ट में अमेरिकन भी शामिल है, CIA भी शामिल है, और उस टैसिट सपोर्ट, कोवर्ट सपोर्ट में इंडिया की रॉ भी शामिल है। और अभी आपकी नजर से गुजरा होगा कि कोई 15-20 दिन पहले रॉ का एक बाकायदा एक वक्त है जिसका अजीत कुमार डोभाल ने कमिट भी किया है, जो अफगानिस्तान का विजिट करने गया हुआ था और वहां उनकी बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हुई हैं जो रेसिप्रोकल बेसिस पे थी, क्योंकि इससे पहले तालिबान का एक जो इंटेलिजेंस एसेट्स का था वो अफगानिस्तान भारत का दौरा कर रहा था। अब साफ जाहिर है भारत वहां कोई माइंस तो एक्सप्लोर कर नहीं रहा है। वहां पे अगर कोई एक्सप्लोरेशन हो रही है तो वो तो चाइना कर रहा है, जो अम्मू रिवर में $400 बिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है तेल की एक्सप्लोरेशन के लिए, और $10 बिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है वो लिथियम के लिए। वहां पे भारत जितनी चीजें इन्वेस्ट कर रहा है वो बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही है और इनकी जो है वो थ्रू अफगान गवर्नमेंट वो फाइनेंसिंग हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं जो इससे पहले भी खवारिज के और TTP के मेंबर रहे हैं, जिसमें उनके जितने लीडर हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम जो है उनके जितने दहशतगर्दों ग्रुप के जो वो है हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और बहुत सारे दूसरे इलाकों से, और एक पंजाबी तालिबान की टर्मिनोलॉजी भी आई थी। तो ये हमारे यहाँ जो और जो उनके जितने इस किस्म के सेफ हाउसेज हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं वो मौजूद है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है
वो है वो इलीगली अफगान जो पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिसको पाकिस्तान ने एक दफा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अमेरिका से 3 वफ्द आ गए, यूएन का जो UNHCR जो था, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी, अपनी पुश पे खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं जी इनको आप ना निकाले, अमेरिका ने कहा जी इनको ना निकाले, हम लेके जाएंगे। कहाँ है वो अमेरिका, कहाँ है वो जो इलीगल अफगान जितने पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी इज इन्वॉल्वड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, इन फाइनेंसिंग एंड लॉजिंग एंड बोल्डिंग दीज टेररिस्ट इन पाकिस्तान। अब जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है और इसके लिंकेज जो हैं वो जाके बनते हैं अफगानिस्तान की पर, और उसमें 2 चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है, एक है पक्तिका का प्रोविंस और एक है नूरिस्तान का प्रोविंस, और उसके आप लिंकेज देखते पाकिस्तान की सरहद के साथ और पाकिस्तान के नॉर्दर्न अपना साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजोड़ के साथ, तो वहां से उनके लिए एक तरीकाकार से जो है इस तमाम चीज़ों को फाइनेंस करने में आसानी हुई, क्योंकि अब अमेरिका जो आपके हमारे ऊपर मिसाइल एक्सप्लोरेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जो पाबंदी लगाई है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने में 1 महीना रह गया, उसका क्या मतलब है कि वो दे वांट टू कीप पाकिस्तान। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन ये भी बताइएगा सर, ये जो मामला चल रहे हैं, तो आगे क्या मुस्तकबिल करीब में हम ये देखते हैं कि जिस जबान में दिल्ली से बात की जाती है, मुस्तकबिल करीब में उसी जबान से जो है वो काबुल से बात की जाएगी? देखिए, हमने काबुल के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो मौजूद है, किताबों में मौजूद है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में मौजूद है, दुनिया की हिस्टोरियंस के पास भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को लुटा दिया है अफगान महाजरीन के लिए। यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया अफगान महाजरीन के साथ, यहाँ पे गन कल्चर आया अफगान महाजरीन के साथ, यहाँ डकैतियां आई अफगान महाजरीन जब यहाँ पे आए, यहाँ हथौड़ा ग्रुप आया जब अफगान महाजरीन यहाँ पे आए थे। हमने तो लुटा दिया पाकिस्तान ने, लेकिन उसके रिटर्न में सिर्फ गालियों के अलावा अफगानिस्तान के लोगों की और अफगानिस्तान की हुकूमत जैसे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब पीछे क्या रह गया है? अगर इतनी 100 लोग आपके शहीद होते हैं पेशावर में और आप जितने लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, उन तमाम का ताल्लुक किसी जमाने में इसके अंदर बहुत सारे जो थे वो इन्वॉल्व थे, जो लोग उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उज़्बेक थे। जब पेशावर में बड़ा बेस पे हमला हुआ था या फैसल बेस पे हमला हुआ था कराची में, उसमें जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से था, वो IMU के मेंबर थे। अब इसके बाद जितने दहशतगर्दी के बाद उसमें ज्यादातर अफगान दहशतगर्द हैं जो सुसाइड बॉम्बर भी हैं, और सुसाइड बॉम्बर बनाने की फैक्ट्री जो है वो पक्तिका प्रॉमिस में भी लगी हुई है। और आपको पता है दासू में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो चली कहाँ से थी? वो पक्तिका नूरिस्तान से, वहां वो फ्यूल हुई थी, चमन से दाखिल हुई थी और दासू पहुंच गई। अब कौन सा लिमिट रह गई है कि हम तालिबान से जो है वो सही प्रोएक्टिव लैंग्वेज में बात ना करें? अब इसके 2 थीसिस है। एक थीसिस ये है कि जी अगर हम बात नहीं करते तो अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएगी, तो फिर तो ठीक है जी, आप दोस्ती के माहौल में रह के बात करें। लेकिन अगर वो बाज नहीं आएंगे और वो उसी रविश पे चलते रहेंगे जिस रविश पे वो 1 साल से चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान के दहशतगर्दी को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, ताल्लुक है वहां से, और थीसिस और वो लॉजिक क्या पेश करते हैं कि जी बहुत सारे इलाकों पे हमारा कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए हम दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते। तो अगर उनका कंट्रोल नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे तो एक लॉजिक क्रिएट हो गया है, और वो लॉजिक अमेरिका ने बहुत बड़ी पावर ने क्रिएट किया है कि जब आपके मुल्क के खिलाफ कोई ऑपरेशन करे या आपके मुल्क के खिलाफ कोई दहशतगर्दी किसी और मुल्क से हो, तो आप जाके या मिसाइल मारे या एरियल पावर इस्तेमाल करें। ये तो अमेरिका ने एक दुनिया का रूल बना दिया है ना। तो अगर वो ये कहते हैं कि जी हमारा उन इलाकों में कंट्रोल नहीं है और हम उनको नहीं रोक सकते, फिर तो पाकिस्तान हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ ना, अपने ज्योग्राफिकल बॉर्डर को डिफेंड करना तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की लीडरशिप की बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर वो इस चीज से बाज नहीं आते, या तो वो उन लोगों को रोके, और ये नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के अंदर शहादतों का स्केल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम कब तक, आखिर ये भी तो लोगों के जहनों में सवाल उठता है ना कि कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे, क्योंकि आज अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से जो है वो DG ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वहाँ से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो वहीं प्लान किए जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में वो एग्जीक्यूट होते हैं। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जी गज़नफ़र अली साहब, ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही है इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि DGISPR ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2021 में फितनातुल ख़वारिज की जो है वो कमर तोड़ दी गई थी और वो फ़रार हो रहे थे। तो इस वक्त जो है वो उस फैसले के तनाजुर में किस की बातचीत के ज़रिए उनको दोबारा आबाद किया गया? असले वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन किया वो, और यहाँ से हमारी यही तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था वो ये है कि हमारी नेशनल पॉलिसीज में भी कॉन्टिन्यूटी नजर नहीं आती। एक दिन हम चीज को परसू कर रहे होते हैं, दूसरे दिन हुकूमतें चेंज होती हैं। तो इससे पहले आपको याद है, अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी था जो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी मेजर आमिर की सरबराही में और लोगों की सरबराही में एक टीम बनाई गई थी जो इन दहशतगर्दों से TTP के उन लोगों से बात कर रही थी। और उस आज के सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब ने अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा था उनके बैतुल्ला मसूद के बारे में, जिसके वर्ड में नहीं रिपीट करना चाहता। तो बात यह है कि यही इसी तरह आपने जिक्र किया, जो आपने रेफरेंस दिया, वो भी इसी तरह के रेफरेंस है कि हमने कुछ लोगों को लाके आबाद करने की कोशिश की। हुआ क्या कि सवात की तहसील जो मट्टा थी वहां पे जो लोग आए थे उन्होंने आके फिर वही कार्रवाइयां शुरू कर दी, जो कार्रवाइयां जिन कार्रवाइयों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके सवात में अमन लेके आए थे। तो वाकई आप जो बात कह रहे हैं वो तो चीजें ठीक है, यहाँ से खात्मा हुआ था, लेकिन उनको लाके जो एक जो आपने एक अपना फराख दिली का मुजाहरा करके चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो दहशतगर्द वो दहशतगर्द जो गन उठा लेता है और उसके लिए लोगों की जान की कोई वक़्त नहीं रहती, वो कभी नेकी के काम करने नहीं कर सकता। उसको आप इस तरह जो है राय रास्त पे नहीं ला सकते, ना बातचीत के जरिए आएगा, ना किसी चोर डाकू से बातचीत हो सकती है। उनके खिलाफ तो ऑपरेशन हो सकते हैं, या ये है कि फिर वो इन बल वेपन सरेंडर करें, जैसा पाकिस्तान की तारीख में मौजूद है कि बलूचिस्तान में भुट्टो के ज़माने में जब इंसर्जेंसी हो रही थी 1973 में, जब अकबर मुफ्ती वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था एट द एंड, शमोलोंग ऑपरेशन। और वहाँ पे जितने वहाँ पे उनके वो लीडर थे, उनके जो लड़ रहे थे, जो उनके जिसमें अली गुल ठिंगियानी था और खैर बचमरी और उसके साथ गुलाम रसूल जिंगी, जो लोग वो उन सारों ने वेपन कोहलू के अंदर भुट्टो साहब गए थे और वेपन सरेंडर किए थे। फिर उनको मेन धारे में शाल के वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो उनका आगाज किया गया था। तो या तो इस तरह का काम हो, अगर इस तरह वो काम नहीं करते तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन क्या बनती है हुकूमत के खिलाफ? ये वो उसके खिलाफ फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो आपको कंटिन्यूसली प्रोएक्टिव और फोर्सफुल ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर किए गए, और उसमें बहुत सारे लोग जो पकड़े भी गए। और फिर उन इलाकों में जहाँ पे ये शोरश जारी है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो उन दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए फिजिकल ऑपरेशन जो है, जिसमें अपना लोकेट एंड सर्च होता है, जिसमें कॉर्डन एंड सर्च होता है, और इसके अंदर अपना स्पेसिफिक टारगेट्स पे ऑपरेशन किए जाते हैं। उनके अंदर आप ग्राउंड एसेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, आपको एयर एसेट्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। और ये हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक तरह से अमन आ गया था। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे किया कि अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर इसी इंटेंशन से हथियार छोड़ के गए थे कि ये हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगेंगे, तालिबान की हुकूमत आएगी, उन तमाम लोगों को रिलीज कर देगी जिनको अब अमेरिकन ने पकड़ के अंदर किया था। ये हथियार उनके हवाले किए जाएंगे और इनको फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम बड़ा मुख्तसर है मेरे पास। तो ये एक दो बातें हैं, क्योंकि क्या सिर्फ ये बानी PTI की ईमा पर हुआ था या फिर उनकी मर्जी से हुआ था? उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब थे, क्या उनकी मर्जी या एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो है वो TTP की वापसी मुमकिन थी? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ अदारों की इन्वॉल्वमेंट के या अदारों की मर्जी के बगैर या उनकी नोट दिए बगैर इस किस्म का काम हो सकता है, क्योंकि उन ग्रुपों से जिन्होंने कांटेक्ट किया होगा या उन लोगों से जिन्होंने कांटेक्ट किया होगा, जैसे हक्कानी नेटवर्क, एक दफ़ा अगर आपको याद है कि पाकिस्तान के जब अफगान जंग लगी हुई थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहा था, तो वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहे थे वो हमारी हुकूमत से इन कांटेक्ट में थे ना। यहाँ आते थे, इस्लामाबाद आते थे, वहाँ से वो बोरों में डॉलर लेके जाया करते थे और फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और पाकिस्तान ने
उन तमाम तंजीमों को जो वो लड़ रही थी उनको कर्टेल करके कम से कम 8 के 9 ग्रुप में तकसीम किया था। तो ये तो हो नहीं सकता कि जो उनको बगैर किसी तरह मैसेज जो है वो कन्वे हुआ ना, बगैर कन्वे हुए बगैर वो आएंगे, और मैसेज किस तरह कन्वे हो सकता है? उसके अंदर फिर आप देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो साफ ज़ाहिर है जो हैंडलर्स होते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। तो उसके अंदर एक पूरा सिस्टम था जो काम करता है, तभी इस किस्म की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिर में बता दीजिएगा सर कि पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर जो है वो अमेरिका इल्ज़ामात भी लगा रहा है, पाबंदियां भी लगा रहा है, तो क्या ये चीन और पाकिस्तान की जो दिफाई शराकतदारी है, क्या उसको वो अमेरिका की जो है वो नज़रों में खटक रही है, यह मामला कुछ और दिखाई देता है आपको? अमेरिका की नजरों में तो पाकिस्तान खटक रहा है, क्योंकि हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, और इसमें एक वन लाइनर चीज याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री एंड द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और अमेरिका ने हमेशा शोर मचाया। आपने आपकी नजर से गुजरा होगा कि वेस्टर्न प्रेस में कितना आया कि जी पाकिस्तान के हथियार जो है वो दहशतगर्दों के हाथ लग जाएंगे, जैसे वो न्यूक्लियर हथियार नहीं, कोई मूंगफली के दाने हैं जो रेडियो पे पड़े और दहशतगर्द आएंगे और उठा के ले जाएंगे। दूसरा, आपने जो चीन की शराकतदारी का कहा, और चीन के खिलाफ जो अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसी है, जो इंडिया को जो पेट्रोनेज दे रहे हैं चीन के खिलाफ खड़े करने के लिए, और उसके ऊपर जो अमेरिका को के साथ वो खड़े हुए हैं, उसका भी एलिमेंट शामिल है, और बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, अमेरिका एक ग्लोबल पावर तो है, उसके ग्लोबल अजाइम है। पाकिस्तान के अजाइम जो है वो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान का मिसाइल कंट्रोल रीजन इसी चीज पे बेस करता है। वो कोई जाके वहां अमेरिका को टारगेट करने के लिए नहीं है। कोई बेवकूफ होगा, जाहिल होगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए कोई मिसाइल बना लिया। तो पाकिस्तान का चूंकि ये राइट है, और अमेरिका ने इससे पहले भी पाबंदियां लगाई, और आपको याद होगा अगर 1980s में जाए तो वो MTCR है, मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रिजीम, उन्होंने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दी थी। उसके बाद तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के जरिए आप पे पाबंदियां लगाई, फिर पिछले साल पाबंदियां लगाई गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतनी इंडिजिनियस कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है कि अमेरिका का इस किस्म का जो पाबंदियां है वो आपको रिसर्च एंड एनालिसिस और प्रैक्टिकल अपना उसके तजर्बे से रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने अंदर काफी कैपेबिलिटी जो SPD के अंदर हमने डेवलप कर ली है। और जनाब तदवाई के जमाने में बहुत सारी चीजें थी जो हमने खुद ही बना के, खुद ही मैन्युफैक्चर करके उसके जरिए अपने तजर्बात को लेके आगे चल रहे हैं, और उसके ऊपर काम। लेकिन ये सिंबॉलिक जरूर है, ये मैसेज देता है उनका पाबंदी लगाना, और मैसेज ये है कि वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको अंडर, और अमेरिका के अंदर जो भी चीज होती है वो अमेरिका से ओरिजिनेटिव होती है। वो ज़ियोनिज्म और नेओकॉन्स का जो नेक्सस है ना, हाई ग्रेड क्रिश्चियन और ज़ियोनिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक लॉबी है उसके पीछे जो काम कर रही है, और इसको करने के लिए जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान अब कैपेबल हो चुका है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ा मुफस्सिल उन्होंने इस मामले पर तज्जिया किया है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्योंकि माशी, इंसानी और इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो आगे आने वाले वक्तों में काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, जिसके असरात मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पर वसी पैमाने पर पड़ सकते हैं। इसमें इंसानी, मौशी और माहौलियाती नुकसानात जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन वसी पैमाने पर अगर आलमी सतह पर इसमें इक़दामात किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान में इन असरात से निमटने के लिए या फिर इनसे नबरदाज़मा होने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं और क्या कोशिशें की जा सकती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माहौलियात जनाब आफिया सलाम साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। आफिया साहिबा बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, हमारा कौन सा सेक्टर है जो मुस्तकबिल करीब में सबसे ज़्यादा जो माहौलियाती तब्दीली है उससे हिट हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। और मैं माहिर माहौलियात नहीं हूँ, माहौलियाती सहाफ़ी हूँ। उसी हवाले से लोगों से बातचीत करके थोड़ी मेरे नॉलेज अपने आप को आगाह रखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जो माहौलियाती तब्दीली है उसके कई असरात होंगे पाकिस्तान में, और ये कोई इसके लिए अब हम मुस्तक़बिल का सीगा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हम देख चुके हैं कि ये असरात होने शुरू हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे जो शुमाली इलाका जात में, वो वहाँ पे तकरीबन हर साल जो है वो ग्लोफ एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो होते हैं। फिर हमारा जो मानसून है
उसका ना सिर्फ ये कि उसके वक्त बदल गया है, उसका जोग्राफिया बदल गया है, बल्कि उसके दौरान जो बारिश का एक वॉल्यूम है वो कहीं ज़्यादा हो गया है, जिसके असरात हमने 2022 में देखे। उससे पहले भी हम 2-3 मर्तबा देख चुके हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से सी लेवल राइज़ का एक हमारे पास एक प्रेडिक्शन है, उसके असरात नज़र आएँगे। बढ़ती हुई जो कुर्राए अर्ज़ की गर्मी है, उसमें हमारे मुल्क जो है, उसमें हर साल इज़ाफ़ा हो रहा है हमारे मुल्क में गर्मी का। और उससे जो हमारे शहरी इलाके हैं, क्योंकि वो गुंजान आबाद भी हैं और उसके अलावा वो कंक्रीटाइज़्ड हैं। उतना आपका वहाँ पे ग्रीन कवर नहीं है कि उसकी गरमाइश को वो कम कर सकें। वो मटीरियल है, आपका सीमेंट है, सरिया है, इस किस्म की चीज़ों से हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी होती हैं, जिसकी वजह से जो हीट इंडेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये कहने को छोटी-छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इसके बहुत दूररस असरात होते हैं। ये 3-4 अगर हम जो माहौलियाती तब्दीली है उसके इन पॉइंट्स ही पे अगर हम फ़ोकस करें, हुँ। हालाँकि डेज़र्टिफ़िकेशन यानी हमारी जो एक तरह से जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म होती चली जा रही है, वो भी एक फैक्टर है। तो आप देखिए कि इससे हमारे पानी की सिक्योरिटी, हमारे खुराक की सिक्योरिटी, उसके साथ-साथ गरमाइश की वजह से आपके यहाँ कुछ बीमारियों का तनासुब बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे जो मच्छरों की अफ़ज़ाइश होती है, गर्म और मरतूब इलाकों में। तो चूँकि वो इलाके अब गरमाइश बढ़ती चली जा रही है, आप देखिए कि हमारा इस दफ़ा दिसंबर के आखिरी हफ़्ते में कहीं जाके सर्दी आई है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपका 30 तक रहा है अब दिसंबर के शुरू में भी। तो इस किस्म के मौसम में मच्छरों की अफ़ज़ाइश भी होती है, उनकी वजह से जो आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़ास तौर पे जिन इलाकों में लोगों को आदत नहीं है कि वहाँ पे मच्छर हों, तो उनके लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती और हम नित नए बुखार जो हैं उससे हम हमारा पाला पड़ रहा है। कहाँ आप से पहले मलेरिया होता था, फिर आपका डेंगू आया, फिर आपके चिकनगुनिया और मुख्तलिफ़ और तमाम चीज़ें। उसके ऊपर जब हम अपने माहौल को देखते हैं, तो माहौल में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिसका वो आलमी माहौलियाती तब्दीली से ताल्लुक़ नहीं है। उसका हमारे अपने रहन-सहन या उसमें जो माहौल के बिगाड़ से ताल्लुक़ है, वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर करना रोक दें, तो शायद उस बिगाड़ में कमी आ सके। तो हमें दोनों चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, आफ़िया साहिबा ये भी बताएँ कि लग तो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ज़राअत के मामलात जो है वो ख़राब होंगे। पाकिस्तान ज़ाहिर-सी बात है एक ज़रई मुल्क है, तो कौन-सा तरीक़ेकार ऐसा है या कौन से इक़दामात ऐसे हैं जो इस वक़्त पाकिस्तान को इख्तियार कर लेने चाहिए? देखिए, बहुत सिर्फ़ ज़राअत की जब आप बात करते हैं, तो ज़राअत के साथ पानी का शोबा भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये मत भूलिए। तो हम पानी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ज़राअत के अंदर किस तरह से करते हैं और फिर उस ज़राअत से हम जो पैदावार हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम इनपुट्स कैसी डालते हैं, हम केमिकल डालते हैं, उसपे पेस्टिसाइड्स डालते हैं और वो फिर हमारी आबी गुज़रगाहों से होते हुए हमारे दरियाओं और फिर अल्टीमेटली समंदर तक पहुँचती हैं। बशमूल उस आलूदगी के जो हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, जिसमें म्युनिसिपल वेस्ट भी है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट भी है और केमिकल्स भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको आप अलग-अलग बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं देख सकते। इन तमाम चीज़ों का एक-दूसरे से ताल्लुक है और फिर उसका ताल्लुक आपका ना सिर्फ़ ये कि जो आपकी दूसरी एक तो इंसानों की सेहत से है, बल्कि आपकी आबी हयात से भी है, आपकी जंगली हयात जो है, जो ज़मीन पे रहती है, चरिंद-परिंद, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। ये पूरा इकोसिस्टम इसीलिए कहलाता है कि ये लिनियर नहीं है। ये पूरा हर चीज़ एक सर्कुलर सिस्टम है और उसी सर्कुलर सिस्टम में अगर कहीं एक जगह बिगाड़ आएगा, तो उसके साथ-साथ आपके दूसरे सिस्टम से मुतासिर होते हैं। ठीक है। इसीलिए आजकल जो हम जिन मसाइल को अपने सामने देख रहे हैं, उसको ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस कहा जा रहा है, जिसमें पॉल्यूशन भी शामिल है, जिसमें बायोडायवर्सिटी भी शामिल है और क्लाइमेट चेंज भी शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ़िया सलाम साहिबा, माहौलियाती सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थीं। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल काफ़ी नाजुक है, काफ़ी तशवीशनाक है कि आया किस तरह पाकिस्तान वो इक़दामात उठा सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से जो है वो महफूज रह सके, क्योंकि काफ़ी हद तक पाकिस्तान 2022 से अब तक
मौसमियाती तब्दीली जो मुसलसल पाकिस्तान को जो है वो हिट कर रही है, उससे नबर्द आज़मा रहा है, लेकिन अब तक कोई वसी पैमाने पर ऐसे इक़दाम देखने में नहीं आ रहे जिसके तनाजुर में ये कहा जाए कि आगे आने वाले वक्तों में अगर कोई मौसमियाती तब्दीली या फिर उसके असरात पाकिस्तान को हिट करते हैं तो उससे निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें क्या होंगी, पाकिस्तान के इक़दाम क्या होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।